हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है। तो मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में प्रावधान किया गया है। तो संविधान का जो भाग 3 है, संविधान का भाग 3 वो मौलिक अधिकार के बारे में जो प्रावधान है वो करता है। और भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान है, जिसमें जैसे राज्य का सबसे पहले तो इसमें जो राज्य है, राज्य का डेफिनेशन दिया गया है कि राज्य किसको कहते हैं। उसके बाद है कि जैसे जो राज्य है, अगर कोई कानून बनता है, राज्य के थ्रू जो अगर कानून बनता है तो कानून के केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या पावर्स हैं। उसके बाद फिर एक एक करके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसके प्रोविजंस हैं, उसके प्रावधान हैं। और लास्ट में जाकर जैसे मौलिक अधिकार, जैसे जो भी फोर्सेस हैं, जो भी फोर्स मेंबर हैं, जैसे कि सेना हो गई, पुलिस हो गई, इन सब पे जो मौलिक अधिकार है उसका प्रावधान किस तरह से लागू होगा या नहीं होगा, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 आप ध्यान रखिएगा कि भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक में, भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। अब एक टर्म ये आता है कि जो मौलिक अधिकार है भारत के संविधान में वह न्यायोचित है। न्यायोचित का क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि अगर कभी भी किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, या उसे ऐसा लगता है कि जो राज्य है, राज्य मतलब केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, या कुछ केस में इवन जो पब्लिक हो, कोई इंडिविजुअल हो, अगर वह भी उसके मौलिक अधिकार को इन्फोर्स होने से रोक रहा है या उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो उस केस में उसको अधिकार होगा, उस नागरिक को अधिकार होगा कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकता है और वहाँ पर जाकर अपने मौलिक अधिकार को इन्फोर्स कराने के लिए, अपने मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए वहाँ पर प्रार्थना पत्र दे सकता है, वहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके रिक्वेस्ट के बेसिस पर डायरेक्शन इशू कर सकती है। यह क्या कर सकती है? रिट इशू करती है, डायरेक्शन इशू करती है, या फिर ऑर्डर देते हैं। मतलब सरकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या तो आदेश दे सकते हैं, या निर्देश दे सकते हैं, या फिर रिट इशू कर सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में आगे देखेंगे। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का प्रावधान सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में दिया गया था। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है उसमें सबसे पहले मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई थी, और भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकार का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। अब जब यह नागरिकों के अधिकार की बात करता है तो इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कभी भी अगर यह पूछता है कि संविधान में मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को ही भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब एक चीज़ यह देखिए कि जितने भी मौलिक अधिकार है वो सभी नागरिकों को मिलेगी। किसको मिलेगी? सभी नागरिकों को, और बिना किसी भेदभाव के मिलेगी। मतलब सरकार ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भेदभाव करेगी, भेदभाव नहीं कर सकती है। तो बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दी जाएगी। हाँ, कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को भी मिलते हैं, जो विदेशी होते हैं उनको भी मिलते हैं कुछ मौलिक अधिकार। सारे मौलिक अधिकार इनको नहीं मिलते हैं, कुछ मौलिक अधिकार इसको मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी लेक्चर में। अब हम लोग देखते हैं कि जो संविधान है भारत का, वह कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान करता है। तो ओरिजिनल जो मूल संविधान हमारा लागू हुआ था जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय 7 मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। अब जो 6 अभी हैं वो कौन से हैं? तो पहला है हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच दिया गया है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, शैक्षिक अधिकार 29-30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है।
तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंदर कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है कि सभी को अपने धर्म को मानने प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी, वह 25 से 28 में दिया गया है। और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो भी अधिकार है वह अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। इसी तरह एक मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब यह है कि जब कभी भी यह मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, उस केस में संविधान क्या उपचार करता है। तो जब कभी भी अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया जा रहा है या सरकार छीनने का प्रयास कर रही है, तो उस केस में उसको यह अधिकार होता है कि वह सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है, रिट जारी कर सकती है सरकारों को, और उसके मौलिक अधिकार को लागू किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 6 मौलिक अधिकार अभी जो हैं। अब हम बात करते थे कि 7 मौलिक अधिकार थे, तो एक जो और मौलिक अधिकार था वह कौन सा था। तो अनुच्छेद 31 के तहत नागरिकों को संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था। ओरिजिनल संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत दिया गया था, लेकिन 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। और इसको आज के समय में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत, मतलब अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी हुई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो वर्तमान पोजीशन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और वह भी अनुच्छेद 300A के अंतर्गत, जबकि पहले यह कहाँ था? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत 44वां संविधान संशोधन हुआ और इसको हटा दिया गया। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हम लोग न्यायोचित का मतलब देख चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आपको गारंटी देता है। जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आपको गारंटी देता है कि आपके न्यायिक जो मौलिक अधिकार है उसको सुप्रीम कोर्ट लागू करवाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है इसकी विशेषता कि इस पर सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। उचित प्रतिबंध कौन लगा सकती है? सरकार। सरकार मतलब चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो अगर केंद्र या राज्य सरकार कभी भी किसी मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाती है तो यह प्रतिबंध उचित है या नहीं इसका निर्णय कौन करेगा? तो न्यायालय करेगी। अगर न्यायालय को लगता है कि जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है वह उचित नहीं है तो न्यायालय उस कानून को, उस नियम को रद्द कर सकती है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो मौलिक अधिकार है वो अस्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको संविधान में मौलिक अधिकार दे दिए गए और आपको हमेशा वो मिलते ही रहेंगे। कुछ कंडीशंस हैं। जैसे एक सबसे पहले यह होता है कि संसद को यह पावर दिया गया है कि वह किसी भी मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या निरस्त भी कर सकती है। मतलब आपके जो मौलिक अधिकार है उसको कमी कर सकती है या उसको ख़त्म कर सकती है। लेकिन जब कभी भी संसद ऐसा करने का सोचेगी या करेगी, उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होगा। तो सबसे एक तो क्या हो गया? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अब जब संविधान संशोधन करना पड़ रहा है तो उसमें भी एक कंडीशन है कि जो संविधान की मूल संरचना है उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मतलब जो संविधान की मूल संरचना है उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और ये कब आया? एक केस था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस 1973। तो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको आपको गारंटी सुप्रीम कोर्ट दे रही है कि आपको मिलेगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसको लागू करवाएगी। लेकिन यह भी है कि उस पर उचित प्रतिबंध सरकारें लगा सकती है और उचित प्रतिबंध जो लगा है वह उचित है या नहीं इसका निर्णय न्यायालय करेगी। अब यह है कि जो भी मौलिक अधिकार है संसद उसको कभी भी कम कर सकती है या ख़त्म कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है कि संविधान संशोधन करना पड़ेगा। शर्त क्या है इसकी? कि आप संविधान संशोधन के थ्रू करेंगे। और दूसरा शर्त क्या है कि जो मूल संरचना है संविधान की उसको प्रभावित किए बिना आपको करना पड़ेगा। अगर आपके संशोधन से मूल संरचना पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है, मतलब मजबूत होती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मूल संरचना निगेटिवली इम्पैक्ट होती है, मतलब कमज़ोर होती है, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर मूल संरचना में मजबूती आ रही है आपके संशोधन से तो आप ऐसा संशोधन कर सकते हैं। मूल संरचना को अगर कमज़ोर कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। एक कंडीशन और है कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा उस समय मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है।
तो जो भी मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के केस में आपके मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अनुच्छेद 20 और 21, जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, इसमें जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो 20 और 21 के मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 आता है, इसको सिर्फ तब स्थगित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण की वजह से लगा हो। अगर कभी भी आंतरिक अशांति या विद्रोह, अगर आंतरिक अशांति या विद्रोह की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तब अनुच्छेद 19 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा कि जब राष्ट्रीय एक तो यह है कि संसद आपके मौलिक अधिकार को कम कर सकती है या निरस्त कर सकती है, संविधान संशोधन करना पड़ेगा, मूल संरचना को प्रभावित नहीं कर सकती है, मजबूत कर रही है तो कर सकती है, मजबूत नहीं कर रही है, कमज़ोर कर रही है तो नहीं कर सकती है। दूसरा ये हो गया कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल है तो स्थगित किया जा सकता है मौलिक अधिकार को, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर फिर से क्या दे दिया गया है शर्त, जो शर्त है, शर्त क्या है, अनुच्छेद 20 और 21 को आप नहीं कर सकते हैं। शर्त ये है कि अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी आप स्थगित नहीं कर सकते हैं, और अगर अनुच्छेद 19 को करना है स्थगित तो उसके लिए दो ही कंडीशन होंगे, या तो युद्ध हो रहा हो या फिर बाहरी आक्रमण हुआ हो। ठीक है, लेकिन अगर अब राष्ट्रीय आपातकाल का एक कंडीशन ये भी है कि आंतरिक अशांति या विद्रोह के आधार पर भी होता है। अगर कहीं किसी क्षेत्र में आंतरिक अशांति आ गई, कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो गया, वो भी एक तरह से आंतरिक अशांति का ही हिस्सा हो गया। तो अगर इस कंडीशन पे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आप अनुच्छेद 19 को स्थगित नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्या है कि सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि जो भी सशस्त्र बल है, जैसे सेना हो गई, हमारी सेना हो गई, इसके बाद सेना तीनों तरह की, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, जो अर्धसैनिक बल है, CRPF, BSF, SSB, पुलिस हो गए, जितने खुफिया एजेंसी जितनी भी हो गई, और इस तरह की सेवा, मतलब जो भी वर्दी वाले सेवा हैं, जो भी सुरक्षा से संबंधित सेवाएं हैं, वर्दी वाली सेवाएं हैं, इन सभी के लिए सरकारें कभी भी इसको प्रतिबंधित कर सकती है। मतलब सरकार चाहे तो जो भी वर्दी वाले सेवाओं के, मतलब सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य हैं, उसके लिए मौलिक अधिकार का लागू होना प्रतिबंधित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने देखा था कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिया गया है, और हम शुरू में ही बताए कि अनुच्छेद 12 जो है, जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12, वो किसके बारे में है, राज्य की परिभाषा बताती है। अब जैसे हम देख रहे थे कि जो हम बार बार बात कर रहे थे कि राज्य ऐसा कर सकती है, राज्य मौलिक अधिकार लागू होने को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक सकती है, राज्य से संबंधित कानून बना सकती है। तो राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल होंगे, आगे जहाँ भी मौलिक अधिकार के संबंधित जहाँ भी राज्य की बात आएगी, उस राज्य में कौन कौन शामिल होंगे। तो राज्य में शामिल होंगे केंद्र सरकार के, संघ सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग। तो केंद्र सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग, विधायी अंग में कौन हो गया, जैसे संसद हो गई हमारी, केंद्र सरकार में क्या है, संसद है, विधायी अंग। और कार्यकारी अंग में क्या हो गया, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। इसके बाद और भी जो भी सरकारी ऑफिसेस हैं, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो आ गई। राज्य सरकार के भी कार्यकारी और विधायी अंग, विधायी अंग क्या हो गए राज्य सरकार में, विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद। और कार्यकारी में फिर यहाँ पर कौन कौन आ जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री थे यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, राज्य में महाधिवक्ता, ये सभी आ जाएंगे। तो केंद्र सरकार के सभी दोनों अंग आ गए, कार्यकारी और विधायी अंग, राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग आ गए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें न्यायपालिका शामिल नहीं है, न्यायपालिका जो है वह शामिल नहीं है। एक्चुअली न्यायपालिका को तो यहाँ पर संविधान में न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायपालिका का ही हिस्सा है, उसको तो गारंटर बनाया गया कि आपको मौलिक अधिकार कभी भी दिया जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट लागू करवाएगी। तो न्यायपालिका को तो गारंटर बनाया गया है। इसलिए राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका शामिल नहीं है, कार्यपालिका और विधायिका शामिल है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो।
उसके अलावा सभी स्थानीय प्राधिकरण में जैसे हम लोग देखते हैं नगर पालिका होता है, पंचायत होता है, जिला बोर्ड होता है, ये सभी हो गए। सभी वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जो भी सरकार के साथ काम करते हैं, जैसे LIC हो गई, ONGC, सेल, बैंक्स, ये सभी गैर वैधानिक हो गए। और वैधानिक में अगर हम जाते हैं, ये सभी के सभी क्या हो गए, गैर वैधानिक। और वैधानिक में जाते हैं तो जैसे संसद के किसी भी कानून के तहत अगर कोई संस्था बनाई गई है तो वो सभी वैधानिक संस्था हो जाएगी। ठीक है। गैर वैधानिक में हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे अभी के समय में नीति आयोग है। इसी तरह जो कुछ संवैधानिक संस्थाएं, जैसे केंद्र सरकार के हम कार्यकारी और विधायी अंग की बात कर रहे थे, तो इसमें जैसे वैधानिक अंग में जैसे यूपीएससी हो गया या फिर और इलेक्शन कमीशन हो गया, ये जो कुछ भी है ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। अगर कोई भी संस्था कानून के अनुसार बने हैं, जो केंद्र सरकार कानून लाती है उसके अंदर बने हैं, जैसे बाल संरक्षण आयोग है, महिला आयोग है और इसी तरह के और भी कई संस्थाएं, ये सभी सरकार की मतलब राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे कि वो सभी संस्थाएं जो सरकारी हैं। अब यहाँ पर जैसे LIC, ONGC, सेल, बैंक्स, इस सब में भी सरकार की मेजॉरिटी हिस्सेदारी होती है, तो इसलिए ये भी सरकार के ही अधिकरण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई निजी निकाय या एजेंसी राज्य के साधन के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो वह भी राज्य की परिभाषा में आएंगे। वह भी क्या कहलाएगा, राज्य की परिभाषा में आएंगे। और इसलिए मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी प्रावधान 12 से 35 तक में दिए गए हैं वो सभी इन संस्थाओं पर भी लागू होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर निजी संस्था या निकाय राज्य के साधन के रूप में राज्य के साथ काम कर रहे हैं तो उस केस में वह भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13, जो अनुच्छेद 13 है वो क्या प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ अगर कोई कानून असंगत है उसके बारे में बताता है कि उसका क्या होगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो मौलिक अधिकार, अब संविधान ने तो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया है, कानून क्या है कि मौलिक अधिकार के इन्फोर्समेंट को रोक रहा है या छीन रहा है। कोई कानून ऐसा बन गया जो मौलिक अधिकार को या तो छीन रहा है, रोक रहा है उसको लागू होने से, तो इस केस में उस कानून का क्या होगा। तो उस कानून के लिए संविधान ने व्यवस्था की है और वह व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार है कि वह उस कानून की समीक्षा कर सकता है। तो आर्टिकल 13 ही इस बात का प्रावधान करता है कि जो भी कानून होंगे उसकी न्यायिक समीक्षा होगी। और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत अगर हम कहें तो आर्टिकल 13 से निकल कर आता है। तो आर्टिकल 13 से न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत निकल कर आता है और अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय उन कानूनों को रिव्यू कर सकती है। और इसी तरह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी सेम यही पावर दिया गया है कि वह भी ऐसे कानूनों को समीक्षा कर सकती है। अब जो यह कानून की समीक्षा की बात हो रही है, इसमें कौन कौन से कानून आएंगे। तो एक तो होता है जैसे अस्थायी कानून, जो कानून हमारे यहाँ बनता है कौन बनाती है, केंद्र में संसद बनाती है और राज्य में विधानसभाएं बनाती है। तो अगर कोई भी कानून संसद या विधानसभा से बनी है तो वो कानून भी शामिल होंगे। कुछ अस्थायी कानून होते हैं जैसे अध्यादेश कौन जारी करता है, जैसे केंद्र में हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जारी करते हैं और राज्य में कौन जारी करते हैं, राज्यपाल जारी करते हैं। ये टेम्पररी कानून होता है अस्थायी, तो अध्यादेश भी कानून के परिभाषा में शामिल होंगे। कुछ वैधानिक साधन भी होते हैं कानून के, जैसे आदेश जारी होता है, नियम जारी होते हैं, विनियमन जारी होते हैं, अधिसूचना जारी होती है। अलग अलग जो कार्यकारी आदेश हैं, कार्यकारी नियम है, विनियमन है, अधिसूचना है, ये सभी भी कानून की परिभाषा में शामिल होंगे। इसी तरह जो कानून के गैर विधायी स्रोत हैं, ऊपर जितने भी थे ये तो विधायी स्रोत हो गए। अब जैसे कोई ऐसा प्रथा है, किसी स्पेसिफिक समाज में कोई ऐसी प्रथा चल रही है जो कानून की तरह काम करती है उस समाज में, उस पर्टिकुलर समाज में अगर वह प्रथा कानून की तरह काम करती है तो यह भी कानून की परिभाषा में शामिल होंगे। और अगर कभी भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये सभी कानून जो भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से कोई भी कानून मौलिक अधिकार के साथ असंगत है, अगर वह मौलिक अधिकार के साथ असंगत है तो वह उसको रद्द कर सकती है। वह उसको क्या कर सकती है, रद्द कर सकती है। मतलब उसको क्या कर सकती है, असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और जब कभी इसको असंवैधानिक घोषित कर देगी तो वह कानून इस देश में लागू नहीं होगा। अब हम लोग एक केस के बारे में देखते हैं जो केशवानंद भारती केस था 1973 का।
इसमें यह कहा गया था कि इससे पहले क्या था कि जो संविधान संशोधन था उसको इस चुनौती सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं दिया जा सकता था। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में एक सिद्धांत आता है और उसको कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचा किसका? संविधान का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं संविधान के जो संविधान का मूल ढांचा बनाता है, और अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे को संशोधित कर रही है तो उसको चुनौती दी जा सकती है, उसको चुनौती दी जा सकती है। तो अगर मूल ढांचे में निगेटिव परिवर्तन हो रहा है तो रद्द किया जा सकता है, और अगर पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती केस 1973 में संविधान संशोधन को भी इस आधार पर चुनौती देने का प्रावधान किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वह मूल ढांचे के निर्माण करने वाले मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है जो संविधान के मूल ढांचे को बनाता है, तो उस केस में ऐसे किसी भी संवैधानिक संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।